वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट जो कि 10th और 12th के हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि हम इसको कैसे करें। तो उसी समस्या का समाधान लेकर आई हूँ मैं आपके लिए गद्यांश और पद्यांश पर एक वीडियो। चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि गद्यांश क्या होता है और पद्यांश क्या होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर हमें गद्यांश लिखना है और कहाँ पर हमें पद्यांश लिखना है। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ गद्यांश क्या होता है और पद्यांश क्या होता है। सबसे पहले आप देखेंगे हिंदी में गद्यांश का अर्थ। तो गद्यांश का अर्थ होता है गद्यांश का वह भाग जो किसी कहानी, निबंध, लेखक या संस्मरण से लिया गया हो। ठीक है, कि जो भी आपका किसी या तो कहानी से हो, निबंध से हो, लेख हो, संस्मरण हो। ठीक है, यानी कि अगर स्टोरी टाइप लिखा हुआ है, पैराग्राफ की तरह लिखा हुआ है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? गद्यांश बोलेंगे आप उसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पद्यांश क्या होता है। तो अब हम पद्यांश को पढ़ लेते हैं। पद्यांश का अर्थ होता है काव्य का वह भाग जो कविता से लिया गया हो, यानी जहाँ कविता हो, तुक हो। तुक समझते हैं ना, जैसे गम और लास्ट में आ गया कम, तो ये क्या हो रहा? गम और कम क्या हो गया? तुक बन गया है। ठीक है, तो जहां पर तुक बनता हो, छंद आपने पढ़े ही हैं, दोहा, सोटा, चौपाई, और भाव थोड़े गहरे हो जिसमें फीलिंग्स हो, है ना, भाव भाव पैदा हो रहा हो, वह पद्यांश कहलाता है। इससे भी आसान भाषा में समझाऊं आपको मैं कि जो कविता होती है उसमें हम पद्यांश लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आज के बाद आपको गद्यांश और पद्यांश में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब तो सबसे पहले हम गद्यांश देखते हैं कि इस गद्यांश में दिया क्या गया है। मैं इसको पढ़ के सुना देती हूँ एक बार आपको। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी आकांक्षा और प्रयत्न ये है कि इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और उनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। ठीक है, ये आपने गद्यांश को पढ़ लिया है। अब मैं आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ जो सभी स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से सुननी है। गद्यांश को करने का ये सबसे आसान और सरल तरीका है कि सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़िए, चाहे वो आपको आता हो या ना आता हो। ठीक है, आपने गद्यांश पढ़ लिया एक बार में, जिनने पढ़ा है वो समझ गए होंगे कौन से टॉपिक से है, ये किस पार्ट का है। ठीक है, और जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, वो परेशान नहीं होंगे, इसको एक बार और पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब इसमें क्या करना है आपने, हमारा जो ये गद्यांश है, ठीक है, इस गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, वो मैंने भी इसमें आंसर आपको आगे बताऊंगी कैसे आपने लिखना है। अभी मैं आपको सिर्फ ये समझा रही हूँ कि हमें गद्यांश को करना कैसे है। ठीक है, फिर हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है। अभी आपने गद्यांश में पढ़ा है कि हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है। ठीक है, और लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो कुछ इस तरह से आपका आता है परीक्षा में गद्यांश करने के लिए, जिसमें एक गद्यांश दिया होता है और उसी पे आधारित आपके 3 प्रश्न होते हैं। ठीक है, मैंने इसमें 4 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, 4 भी हो सकते हैं। अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कि आपने इसका आंसर करना कैसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको करना क्या है, आपको जितने भी आपके चैप्टर हैं सभी के चैप्टर्स के नाम और उनके राइटर के नाम याद करने हैं। ये है आपकी एग्जाम में नंबर बूस्ट करने की ट्रिक नंबर 1। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप जो है, मैं जो भी इसमें आपको ट्रिक्स बताती जाऊंगी आप उसको नोट डाउन भी करते चलें और अपने एग्जाम में आपने 70+70 मार्क्स लाने हैं राइटिंग में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लिया हमने, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ लिखने का तरीका क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए, दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, ये रहा। सबसे पहले ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखेंगे, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए।
ठीक है, ये रहा गद्यांश, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। आपने शुरू की लाइन लिखनी है, आज हम इसी निर्मल, और फिर डैश 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 और रखेगा, यानी कि कैसे करना है। ये रहा आपका गद्यांश, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक उतारा है पहले, और उसके बाद लास्ट की ये 2 लाइन। ठीक है, बाकी को आप डैश डैश कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे। देखो मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में दिया है, बुक्स की लैंग्वेज बहुत टफ है जो आप याद नहीं कर पाते हैं, तो मैंने इसको अपनी भाषा में लिखवाया जो मैं क्लास में बच्चों को कराती हूँ। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य कंठ के पाठ भारतीय संस्कृति से लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध राजनीतिक और साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और आपने जितने भी गद्यांश हैं सबकी भाषा यही रखनी है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ इसमें। आपने क्या करना है, जो आपका पाठ का नाम है, आपको दिख रहा होगा मैंने ब्लैक पेन से बड़ा बड़ा लिखा है, ये आपको ब्लैक पेन से ऐसे ही लिखना है कॉपी में, और राइटर का नाम भी आपने बोल्ड करके ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये आपको अच्छा नंबर दिलाता है, मतलब एग्जामिनर को भी लगता है हाँ भाई बच्चे ने पढ़ा है, पढ़ाई की है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका गद्यांश में जो आता है वो इस पे आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जैसे ये आपका है गद्यांश है, ये मैंने इसमें रेखांकित इसलिए नहीं किया है कि कभी एग्जाम में क्या पता कौन सी लाइन को रेखांकित कर दे, तो मैंने इसका पूरे का ही इसमें आंसर लिखा है। ठीक है, ताकि आपको पूरी जो है इसकी व्याख्या आसानी से समझ में आ जाए। अब मान लीजिए आपका रेखांकित क्या होता है, मान लीजिए ये है, यहाँ से फर्स्ट लाइन ही उसने रेखांकित कर दिया आपकी कि ये रही भाई, इसकी जो है आप जो है ये आपका रेखांकित है, और आप जो है इसका क्या कीजिएगा, इसकी व्याख्या कीजिएगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए उसने ये ना दे करके ये वाली लाइन कर दी, कोई सी भी लाइन अंडरलाइन कर सकता है। ठीक है, तो जिसके नीचे अंडरलाइन है आपने बहुत ही सरल शब्दों में उसका आंसर लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। मैंने तो इसमें आपके लिए पूरे का ही कर दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो। अब इसमें कहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली है। जाति, धर्म, भाषा आदि नदियों में एकता का जल अमृत की भांति बह रहा है, परंतु आज ये जल राजनीतिक स्वार्थ, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता आदि के कारणवश मैला होता जा रहा है। ठीक है, हमें आज भी उस अमृत तत्व की तलाश है जो सदियों से पूर्व प्रवाहित होता था, जिसने भारतीय संस्कृति को स्थिरता प्रदान की। हमारी ये इच्छा है कि सभी लोगों में प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। ये तभी संभव है जब विभिन्न विचारधाराओं के रूप में इन नदियों में सदैव ये जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहे। अब ये नदी नालों की बात नहीं हो रही, नदी पर्वतों की बात नहीं हो रही, ये मानवता की बात हो रही है। उदाहरण किनका दिया गया है, नदियों का, तालाबों का, ठीक है, धर्म का, भाषा का। हम देखो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य धर्म, जाति, भाषा के आधार पे हम लोगों ने एक दूसरे को बांट रखा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सबसे बड़ा धर्म क्या है, मानवता का धर्म है, और सभी एक हैं, कोई भी अलग नहीं है। उसी राष्ट्र भावना को जागृत करने के लिए राजेंद्र प्रसाद जी ने इसमें ये बातें कही हैं, है ना। उन्होंने उदाहरण दिया है किस चीज का, नदियों का, पर्वतों का, कि वो किस तरीके से एक साथ मिलकर रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जब विभिन्न विचारधारा यानी जिनके अलग अलग सोच, यानी जैसे मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है ना, तो हम विभिन्न विचारधारा वाले तो हो गए ना। और किनके समान, नदियों के समान, जल अमृत के समान, अमृत के बारे में आप सभी जानते हैं, प्रवाहित होता है। भारतीय संस्कृति में विभिन्नता में एकता है, कि देखिए हमारी भारतीय संस्कृति की जो है ये जो है बहुत बड़ी विशेषता है, कि क्या है, हम विभिन्नता विभिन्नता में होते हुए भी क्या है, हम लोगों में एकता है। ऐसा अमृत तत्व है जो आज विद्वान है। उसी अमृत तत्व के आधार पर ही भारतीय संस्कृति का भविष्य भी उज्जवल होगा, तथा भारतीय संस्कृति का अस्तित्व सदैव बना रहेगा। ठीक है, कि विभिन्नता होने के कारण भी यदि हम प्रेम से एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका जो भविष्य होगा वो क्या हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, और उसका अस्तित्व जो है वो सदैव क्या रहेगा, विद्यमान रहेगा, सदैव स्थिर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे अस्तित्व को कौन कायम करता है, कि जो हमारा अस्तित्व है उसको कौन कायम करता है। तो हमारे अस्तित्व को कायम करने वाला अमृत तत्व भारतीय संस्कृति की एकता है। भारतीय संस्कृति का एक एकात्मक रूप है, हमारे अस्तित्व को सुरक्षित रखता है, हमें स्थिर रखता है, तथा हमारे
परस्पर प्रेम व राष्ट्र की भावना का संचार करता है। अब देखिए ये आंसर करना आपके लिए आसान क्यों हो गया, क्योंकि हमने क्या कर लिया है, हमने इसकी व्याख्या कर ली है। ठीक है, हमने क्या की है, इसकी व्याख्या कर ली है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम इसमें। इसमें क्या कह रहा है, इसको ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, लेखक के अनुसार हमारे अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो ये देखिएगा आप यहाँ पे दिया है जो फर्स्ट वाला, देखिए आंसर जो है आप गद्यांश के आधार पर ही आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए क्या है, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो देखिए यह शुरू में इन्होंने दे रखा है, ये रहा, एक मिनट ये गड़बड़ कर रहा था। ठीक है, ठीक है, देखो ये रही लाइन, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा आकांक्षा और प्रयत्न ये है कि वे इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बह रहे हो और इनको वह अमरत्व देता रहे। समझ गए, तो इसका अर्थ क्या बन जाएगा यहाँ, भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर का जल सांप्रदायिकता, है ना, सांप्रदायिकता, स्वार्थपरता, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता आदि कारणों के कारण मलिन हो गया है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका गद्यांश। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देखिएगा ताकि आपको और आसानी से ये समझ में आ जाए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं सभी टॉपिक्स की नहीं लेकर आऊंगी, मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स की वीडियो लेकर के आऊंगी आपके लिए गद्यांश पर, जो कि आपकी परीक्षा में आने की संभावना जिनकी ज्यादा है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका और हमारा कनेक्शन बना रहे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।